रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो आने वाला सितंबर में एग्जाम है सीटेट 2026 के, उसमें आप लोगों को पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। इजीली आप पद्यांश और गद्यांश में कैसे फुल ऑन फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ पद्यांश को डिस्कस करूंगी। आसान सी ट्रिक्स है, बस उनको फॉलो कर लेना और आप लोगों के 30 नंबर पूरे। अगर बात कहूं 15 मार्क्स की आप लोगों की पेडागोजी आएगी, ठीक है, और 15 मार्क्स का आप लोगों का जिसमें गद्यांश, पद्यांश और कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। तो ये मार्क्स आप लोगों के फुल ऑन फुल आ सकते हैं। बस इन आसान ट्रिक्स को आप लोगों को समझना है, तो लास्ट तक क्लास जरूर देखना। क्या पता आप लोगों को जो चीजें नहीं पता हो इस क्लास में मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी 6 ट्रिक हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करना है। आगे एक पद्यांश का पार्ट मैं डिस्कस करूंगी और बहुत इजी है, वो ऑलरेडी प्रीवियस के पेपर में आ चुका है सीटेट के, तो उसी को मैंने उठाया है ताकि आप लोगों की रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहली ट्रिक है, यहाँ पर पहले प्रश्नों को पढ़ना है। आप लोगों के सामने कम से कम 5 प्रश्न तो आएंगे ही। पद्यांश नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, पद्यांश जिसे पोयम से रिलेटेड किया गया, एक शॉर्ट पैसेज होगा पोयम की तरह, ठीक है, और उसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब उन 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के ग्रामर के हो सकते हैं, जो उसी पद्यांश में से होंगे, उसी पोयम में से होंगे, और बाकी के कुछ भाव से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, या किस बारे में कहा गया है उस पद्यांश में, उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 आप लोगों को याद रखनी है कि पहले प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आप लोगों को पद्यांश पढ़ना है। अगर आप पहले पद्यांश को पढ़ लेंगे, फिर एक एक करके प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर पद्यांश पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिए, तो फिर आप बाद में पद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें रहेंगी कि हाँ, इस क्वेश्चन में इस बात को पूछा गया है, तो वहां पर आप इजीली 3 से 4 मिनट में इजीली पूरा की पूरा पद्यांश सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी ट्रिक है कि पोयम या उस पद्यांश में से कठिन शब्दों पर नहीं अटकना है। आप लोगों को जो भी कठिन शब्द आ जाएंगे उन पर नहीं अटकना है कि इसका अर्थ क्या होगा, ये इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है, ये नया शब्द है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो कठिन शब्दों पर आपको नहीं अटकना है। वहां पर आप लोगों को पेपर डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं लिखना है कि भाई एक शब्द आ गया और उसके बारे में आप लोगों को बताना है, नहीं। जो पोयम है उसको आप एक तरीके से, इजी तरीके से पढ़ लीजिए। किसी भी कोई ऐसा शब्द आ गया जो बहुत आपने कभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है और पहली बार आप पढ़ रहे हैं, या कभी पढ़ा है तो उसका अर्थ नहीं पता, तो अर्थ पर मत जाना आप लोग, अर्थ समझने पर बस आप लोगों को पद्यांश को पढ़ना है। आप लोगों को आसपास, उस शब्द के आसपास के शब्दों से ही एक कनेक्शन जोड़ना है कि हाँ, इसका अर्थ ये हो सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक और चीज मैं बता दूं कि हमेशा पद्यांश या पोयम में कभी भी किसी भी शब्द का मतलब वो नहीं होता जो एक्चुअल में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जो आगे जो एक पैसेज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, उसमें एक दीपक शब्द आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोगों को पता है कि दीपक दिए को मतलब कहते हैं हिंदी में, ठीक है, दिया हो गया, बट उस पैसेज में दीपक का अर्थ कुछ और है। तो मतलब ये बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है कि भाई इसका मतलब ये है। अगर पद्यांश में रात को दिन कहा गया है, दिन को रात कहा गया है, तो वही मानना है आपको। ये नहीं सोचना है कि इसमें तो गलत बोल दिया या इसमें मिसप्रिंट होकर आया है, तो ये चीज बिल्कुल भी मत गलती करना। जो पद्यांश में लिखा है उसी को उसी तरीके से कंटिन्यू करना। तो ये ट्रिक नंबर 2 में आ जाएगा। ट्रिक नंबर 3 है कौन, क्या, क्यों। बस ये 3 चीजें आप लोगों को पकड़ कर रखनी है। उसमें कौन का मतलब अगर मैं बात करूं एक तरीके से पात्र की, विषय क्या है, ठीक है, और क्या चीजें उसके अंदर मेन आई है, किसके बारे में बोला गया है, और क्यों इस पोयम को एक तरीके से उस शब्द से कोरिलेट किया गया है। मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आगे जो एक पैसेज आएगा उसमें आप लोगों को कौन, क्या, क्यों, तीनों के ही मतलब अच्छे से पता चल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है।
ट्रिक नंबर 4 में उत्तर पद्यांश से ही देना है। आप लोगों को अपने मन मर्जी से कुछ सोचना नहीं है कि हाँ इसका अर्थ तो हमने वहां पर ये पढ़ा था और किसी अदर टीचर ने आपको ये बताया था। नहीं, जो पद्यांश दिया गया है उसी में से ही आपको अर्थ या जो क्वेश्चंस हैं वो फाइंड करके उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है। ट्रिक नंबर 5 में भाव वाले प्रश्न में आखिरी पंक्तियां पढ़नी है आप लोगों को। भाव, जहां पर भाव वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस पंक्ति का भाव क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, या इस पंक्ति में क्या कहा गया है। तो नॉर्मली पूरे की जो पूरा पोयम है, जो पद्यांश है, उसमें आप लोगों को जो लास्ट की 2 लाइनें होंगी या 3 लाइनें होंगी, उससे पूरा आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा कि ये जो पूरा पद्यांश है ये किस बारे में कहा गया है। तो लास्ट की लाइनों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो उससे आप लोगों को एक शीर्षक मिल जाएगा कि हाँ इस पद्यांश का शीर्षक ये है, इस पद्यांश में इस चीज के बारे में बताया गया है। ट्रिक नंबर 5 में आप लोगों को ये याद रखनी है। और ट्रिक नंबर 6 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा होता ही है कि भाई 4 क्वेश्चन हमने कर लिया और एक क्वेश्चन हमें नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, चाहे भाव से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप नहीं उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हाँ इसका अर्थ या इसका मतलब ये होगा। ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि भाई ये वाला भी ऐसा हो सकता है, या इसको कुछ लाइन में कुछ आंसर दे रखा है, कुछ लाइन के तौर पर आपको कुछ आंसर मिल रहा है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो लास्ट में इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक नंबर 6 आप लोगों को फॉलो करनी है उन क्वेश्चन पे जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है। तो ये 6 के 6 ट्रिक अगर आप पद्यांश में अपनी पोयम में लगाते हैं तो आप आसानी से 5 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। चाहे आप पद्यांश के अलावा आप गद्यांश भी पढ़ रहे हैं, कोई पूरा बड़ा पैसेज भी पढ़ रहे हैं, वहां पर भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं और जो गद्यांश है उससे रिलेटेड क्लास कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर मैंने अभी फर्स्ट ट्रिक बताई थी कि पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर आप लोगों को पद्यांश पढ़ना है, बट यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को कंटिन्यू करना है, मतलब कैसे आंसर्स फाइंड करने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पद्यांश है उसको थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। ठीक है, समझाने के तौर पर पढ़ रही हूँ। पथ में कांटे देख कर राही यदि रुक जाए, तो मंजिल का दीपक भी दूर ही रह जाए। ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, एक उस व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि अगर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और अगर वो रुक जाता है तो उसकी जो मंजिल भी है वो उससे कहीं ना कहीं दूर ही रह जाती है। ठीक है। दूसरी लाइन में क्या कहा गया है, धूप तपे तो छांव स्वयं खोजनी पड़ती है, सूनी राहों में अक्सर राह स्वयं गढ़नी पड़ती है। मतलब कि हमें अगर हम किसी या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपना जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, तो ये सोचकर नहीं बैठना है कि भाई ये समस्या है हम क्या करें, हमें तो ये, मतलब नॉर्मली जो कवि यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें उसमें या उस स्थिति में समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। राह स्वयं गढ़नी पड़ती है, मतलब उस समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। ठीक है। जो समय की धारा संग केवल बहता जाता है, वह जीवन के अर्थों को कब अपना पाता है। समय की धारा के संग केवल बहता जाता है, वह जीवन के अर्थों को कब अपना पाता है। लहरों से डरकर ही तो नाव किनारे आती है, जो कोशिश से नाता रखे उसकी राह बन जाती है। तो नॉर्मली इन 4 लाइनों में ये स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने संघर्ष कर रहा है, अपनी मंजिल को पाना चाहता है, तो उसे रुकना नहीं है, डटकर सामना करना है। और यहाँ पर लास्ट वाली लाइनों में उस नदी यानी कि लहरों की भी बात की गई है कि लहरें कैसे, मतलब
इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं नदी में या समुद्र में, पर जो नाव है वो किनारे आ जाती है, ठीक है। बट अगर उन लहरों से लड़ा जाए तो हमारी या किसी भी व्यक्ति या जो कोई भी है वो नाव भी आसानी से पार हो जाएगी, अगर हम कोशिश करना नहीं छोड़े तो। और अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया तो हमारी राह, जो हमारा रास्ता है वो स्वयं रुक जाएगा। अगर हम कोशिश करना कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, तो राह खुद ब खुद बन जाती है। तो ये मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था जिसमें आप लोगों को इतना समझ आ जाएगा कि इस पद्यांश में किस बारे में क्या कहा गया है। तो नॉर्मल आप लोगों को एक छोटा सा शीर्षक समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ पर मंजिल की बात हो रही है, कि हमें रुकना नहीं है, डटना नहीं है, हमें कितनी भी मुश्किलें आ जाए हमें चलते रहना है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव मतलब कि मुख्य भाव, जो उसका अर्थ है, इस पूरे पद्यांश का जो अर्थ निकल कर आ रहा है, हमने 8 लाइनें पढ़ी, उसके हिसाब से क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। पहला ऑप्शन है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है इसमें, कठिन परिस्थितियों में प्रयास और आत्मनिर्भरता को दर्शाया जा रहा है, समय के महत्व का वर्णन किया जा रहा है, या यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को मतलब कि बताया जा रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कठिन परिस्थितियों में प्रयास और आत्मनिर्भरता को बताया जा रहा है यहाँ पर, कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, आत्मनिर्भरता हमें दिखाती रहनी चाहिए, और अपनी राह, जो हमारी जो मंजिल है, उस तक हमें हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो बिल्कुल साफ साफ उन 8 पंक्तियों में से आप लोगों को नजर आ जाएगा कि किस बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रुकना नहीं है, राह बनाना, संघर्ष करना, कोशिश करना, ये सारे वर्ड बार बार आए हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों को ऑप्शन को कोरिलेट करना है कि इसमें क्या या किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। एक ही पंक्ति से रिलेट नहीं करना, जहां पर भाव आ जाए, ये समझ लीजिए, जहां पर भाव की बात आ गई वहां पर आप लोगों को सिर्फ एक पंक्ति को पढ़कर आंसर नहीं देना है, आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स देखने हैं कि भाई जैसे रुकना नहीं है, राह बनाना है, संघर्ष करना है, कोशिश करते रहना है, तो ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, ये संबंध कर रहे हैं एक दूसरे से, ये जो शब्द हैं, तो वहां पर कठिन परिस्थितियों में प्रयास और आत्मनिर्भरता को दिखाया जा रहा है। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे फाइंड करेंगे इनका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हमें ये पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। सूनी राहों में अक्सर राह स्वयं गढ़नी पड़ती है का आशय क्या है? रास्ते हमेशा खाली होते हैं, अकेले यात्रा करना चाहिए, रास्ते बदलते रहते हैं, या कठिन परिस्थितियों में स्वयं समाधान खोजना पड़ता है। तो मैंने बताया, देखो 8 लाइनों में आपको क्लियर हो गया कि भाई किस चीज के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो जब हमें पोयम का मीनिंग समझ आ गया तो इट मीन्स हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो रास्ते हमेशा खाली होते हैं, इस बारे में भी नहीं बात हो रही है, अकेले यात्रा करना चाहिए, इस बारे में बात नहीं हो रही है, रास्ते बदलते रहते हैं, इस बारे में भी बात नहीं हो रही है। लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा, कठिन परिस्थितियों में हमेशा स्वयं यानी कि खुद ही समाधान खोजना पड़ता है, चाहे राहें, हमारे रास्ते कितने ही डिफिकल्ट, कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। तो उस लाइन का ये अर्थ है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे पद्यांश में बताया गया है, ठीक है। सो अगेन आप लोगों को पद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया इनफ है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, आप ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। जो नॉर्मली आप टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बुक्स वगैरह में है, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहां पर आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस, पेन पेपर वाली प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप पेन पेपर वाली प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके गद्यांश और पद्यांश आप क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पद्यांश आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पद्यांश में दीपक किसका प्रतीक माना गया है? अभी जब मैं ट्रिक्स बता रही थी, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने दीपक वाला क्वेश्चन यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि दीपक का जो अर्थ होता है वो दिए से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। दिया नॉर्मली दिया होता है, ठीक है। और इस दिए के हिसाब से अब हमें, तो हम बचपन से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि भाई दीपक का मतलब होता है दिया, ठीक है। बट इस पद्यांश में दीपक का अर्थ कुछ और है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, ट्रिक्स में भी बताई थी कि अगर
पद्यांश में जैसा बोला गया है वही मानना है, अपना दिमाग नहीं उसके अंदर ये फिट करना है कि भाई ये तो मिसप्रिंट है, ये तो गलत आ गया, या इसमें गलती से छप गया होगा, या जो एग्जामिनर है उसने मतलब गलत टाइप कर दिया होगा, जो भी टाइपिस्ट है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पर ये मतलब ध्यान देना, जो पोयम में लिखा गया है, जो पद्यांश में लिखा गया है वही या उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो दीपक का अर्थ दिया होता है, बट यहाँ पर इस पोयम के हिसाब से अंधकार, रास्ता, कठिनाई या मंजिल, तो बिल्कुल सही मंजिल या आशा। जो मंजिल है या आशा है, जो हमारी एक तरीके से उम्मीद है, उसकी ओर बढ़ना है हमें, तो यहाँ पर दीपक का प्रतीक माना गया है मंजिल को। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। देन अगेन पद्यांश आ जाएगा। पद्यांश को आप ऐसे मतलब मोटा मोटा भी आप देख लोगे ना इजीली, ऐसे ऊपर ऊपर से भी देख लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से पद्यांश में से प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो सबसे पहले तो विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या एक तरीके से जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसी काम की विशेषता बताते हैं, सॉरी संज्ञा नहीं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसी काम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो धारा, सूनी, गढ़नी या बहता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, सूनी। सूनी किसे कहा गया है, सूनी राह को कहा गया है। राह मतलब एक तरीके से रास्ता, रास्ते के बारे में कहा गया है, रास्ता। तो रास्ता कैसा है, जहां पर कोई चीज कैसा है, कैसी है से रिलेट करती है, वो चीज हमारी विशेषण में आ जाती है, कि किसी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो वहां पर सूनी होगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। देन है हमारे सामने अगेन पद्यांश आ गया। पद्यांश आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूर शब्द का विलोम पद्यांश के संदर्भ में क्या होगा। तो भाई देखिए, पद्यांश के संदर्भ में इन्होंने पूछा है, याद रखेंगे बार बार, ये भी मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है या बताया गया आपको कि पद्यांश के संदर्भ में बताइए दूर का मतलब क्या बताया गया उसके अंदर। ठीक है, तो पास है, निकट है, समीप है या उपयुक्त सभी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। दूर पद्यांश के हिसाब से, हालांकि हमें पता है दूर का मतलब होता है दूर बिल्कुल, ठीक है, और पास का मतलब पास, दूर पास ये आपस में विलोम शब्द है। ठीक है, तो दूर का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए पास भी है, निकट भी है, समीप भी है, तो यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। तो पद्यांश के हिसाब से ही दूर का विलोम बताना है, उल्टा बताना है शब्द। तो ये मत सोचना है कि दूर का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ा तो विलोम है और हम फाइंड कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है पर्यायवाची शब्द और हम फाइंड कर रहे हैं विलोम शब्द, तो ऐसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दूर का विलोम शब्द पूछा गया था तो तीनों ही होंगे। दूर का मतलब दूर, और उसके जो अपोजिट है वो है पास भी होता है, निकट भी होता है, समीप भी होता है, तीनों ही सही है। लास्ट नहीं है ये, एक और होगा इसके बाद क्वेश्चन। तो पद्यांश आप लोगों को ऐसे ही रखना है। तो ये हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 6 क्वेश्चन रखे थे मैंने, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 तो आते ही हैं बट ये एक्स्ट्रा में रख दिया मैंने इसे। राही शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द नॉर्मली सिनोनिम्स कहते हैं, सेम मीनिंग बताना है, तो सेम मीनिंग के हिसाब से आप लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक है, पथिक, पथ, पथरीला या पथभ्रष्ट। राही, राही कौन होता है, राही वो इंसान होता है जो अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है या रास्ते पर चल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होगा, पथिक को कहते हैं। राही किसको कहते हैं, पथिक को कहते हैं। पथ हमारा क्या होता है, रास्ता होता है। पथरीला क्या होता है, जो पत्थरों से भरा हुआ होता है, वह रास्ता जिसमें बहुत ही पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, तो वो पथरीला रास्ता है। जो पक्का रास्ता नहीं है, पथरीला रास्ता है। ठीक है, डी ऑप्शन है पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का मतलब जो अपने रास्ते से भटक जाता है या जो अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो वो नॉर्मली पथ भ्रष्ट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस पद्यांश के क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन पथिक को ही राही कहा जाता है। तो ये टोटल यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन कंटिन्यू किए थे इस पद्यांश से रिलेटेड, हालांकि 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीटेट में 5 के 5 नंबर फुल ऑन ले लें इन ट्रिक्स को फॉलो करके। होप सो ये क्लास आप लोगों को अमेजिंग लगी हो, बेस्ट लगी हो। लाइक, हिट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी लिंक से जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को गद्यांश के बारे में बताऊंगी। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से पूछ सकते हैं जुड़कर।